अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ी तो चाहे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी ही पढ़ी हो, आपको जो रिलेशन मिलेंगे वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ से इक्वेशन मिलेंगी, या प्रोपोर्शनल हैं या क्या हैं, या जैसे मोमेंटम का वेलोसिटी से, या एनर्जी का मोमेंटम से, या फिर वेव प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेशनशिप आपको पता होगा, जिस तरह वेवलेंथ का और फ्रिक्वेंसी का। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ही है कि वेव प्रॉपर्टीज़ और पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ एक ही इक्वेशन में इकट्ठी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, पहला इस लेक्चर का काम तो ये है कि इसके बारे में मुकम्मल आपको एक क्वांटिटेटिवली वर्केबल, सिर्फ आइडिया नहीं, एक स्कीम मुकम्मल करके बता देनी है कि वेव क्वांटिटीज़ क्या कहाँ अपीयर होती हैं। यानी इस तरह एक जब पार्टिकल ट्रैवल कर रहा हो उसके बारे में हम जो मैथमेटिक्स करेंगे उसमें, या जब वो डिटेक्ट करें, लार्ज नंबर ऑफ डिटेक्शन हो तो जो पैटर्न बनाते हैं वो, ये दो काम वेव क्वांटिटी से डिस्क्राइब होंगे। और जब एक पार्टिकल स्ट्राइक करे तो जो इंडिविजुअल स्ट्राइक है, डिटेक्शन है, वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज से। तो ये बिल्कुल क्लियर रोल है वेव का और पार्टिकल का। एक तो ये काम है इस लेक्चर का, बताना इसकी तफसील। और इसके अलावा ये कि वेव और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के दरमियान एक रिलेशनशिप तो आइंस्टाइन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एनर्जी पार्टिकल प्रॉपर्टी, फ्रिक्वेंसी वेव प्रॉपर्टी। और इससे एक मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशनशिप भी फोटॉन के लिए था, लेकिन डी ब्रॉगली ने उसे सुजेस्ट किया कि हम इसे किसी भी पार्टिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद यह है कि इसका ये जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस वेवलेंथ प्रिंसिपल, मुख्तलिफ नाम है, इसका एक यूज़ जो है वो बताना है। वो है कि डी ब्रॉगली के आइडिया से बोहर मॉडल की में जो क्वांटाइजेशन है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच बार प्लॉन्क कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2 पाई, वो डिराइव हो सकता है। ये उसकी बड़ी ख़ास बात है डी ब्रॉगली की। हिस्टोरिकली इसने इसको अहमियत देने में बड़ी मदद दी होगी। और उसके बाद आखिर में जो है कि एक सवाल ये है कि क्या डी ब्रॉगली ने एग्जैक्टली जो 1924 में जो बात कही थी, क्या आज की क्वांटम मैकेनिक्स में वैसे ही है या कुछ चेंजेस के साथ है? और जवाब यह है कि कुछ चेंजेस के साथ है, क्योंकि एक पार्टिकल के साथ ना तो एक पार्टिकल एक वेवलेंथ हो सकता है, ना उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट हो सकती है, बल्कि एक पार्टिकल में कई पार्टिकल वेव पैकेट होता है और उसमें कई वेवलेंथ होती हैं। और उसका लीनियर मोमेंटम भी, अगर कई वेवलेंथ होंगी तो एक लीनियर मोमेंटम भी एक नहीं होगा, कई होंगे, कई पॉसिबल होंगे। जब एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे तो उनमें से कोई एक मिलेगा, इसे कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। तो यह पूरी स्कीम। अब इसमें पहली जो चीज़ तफसील में यह है कि जो वेव और पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का अलग-अलग रोल ये है कि जब वह पार्टिकल ट्रेवल कर रहा हो, जब क्वांटम मैकेनिक्स में एक लफ्ज़ पार्टिकल इस्तेमाल होता है लेकिन उसका मतलब ऑर्डिनरी पार्टिकल नहीं है। जब वो ट्रेवल कर रहा है तो वो वेव है, और उससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ होंगी वो वेव क्वांटिटीज़ होंगी। फ्रिक्वेंसी होती है वाइब्रेशन पर सेकेंड, और एक सर्कल में जब एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो तो 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो अगर आपके रेडियंस पर सेकेंड तो ये ओमेगा होता है। तो इसकी जो मैथमेटिक्स है ट्रेवल की, वो एक प्लेन वेव्स से डिस्क्राइब होती है। या प्लेन वेव हैं या कई प्लेन वेव की लीनियर कॉम्बिनेशन है। और एक प्लेन वेव के फार्मूले में ओमेगा इस्तेमाल होता है, और जो ओमेगा है ये वेव क्वांटिटी है। ये तो है जब तक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, अब उसका मैथमेटिक्स है। अच्छा, जब उसका जो स्ट्राइक होगा इस पार्टिकल का, वो अगर मैं बात शुरू करता हूँ, क्योंकि पहले रिलेटेड बात ही है, इस वजह से शायद एक्सपेरिमेंट में तो ये बात बाद में है, लेकिन समझने में पहले है कि जब आपके पास डॉट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है तो जो पैटर्न बनाते हैं वो भी वेव प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक होता है। इसमें दो
ये इसके दरमियान दो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसमें दो कहाँ हाइट्स हैं, कहाँ ज़्यादा डॉट्स हैं, इन दो के दरमियान जो फ़र्क है ये भी किसी ना किसी वेव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। अब तो होगी वेव प्रॉपर्टीज। अब आए पार्टिकल पर, और पार्टिकल यह है कि अगर आप इसमें से किसी एक स्ट्राइक होने दें, स्ट्राइक, और अब ज़रा स्टार्ट करें इस बात से कि जब स्ट्राइक्स की तादाद कम है, डॉट्स की तादाद कम है, कोई एक डॉट है, कोई एक डॉट है, तो फिर जो एक डॉट होगा, जब आप एक डॉट पड़ेगा डिटेक्टर पे, तो एक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। वो जो एनर्जी होगी वो डिवाइड नहीं हो सकती, वो पार्टिकल की किस तरह की एनर्जी होगी, उसका हाफ नहीं हो सकता, जबकि वेव का हाफ हो सकता था। चार्ज है, उसका हाफ नहीं हो सकता। अब ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज है। और अब ये देखिए, जो पहले वेव प्रॉपर्टी इधर, पार्टिकल प्रॉपर्टी इधर, इन दोनों का एक रिलेशन ये है कि वेव प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल प्रॉपर्टी है एनर्जी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक आइंस्टाइन ने कहा था कि ये दोनों रिलेटेड हैं, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, प्लैंक्स कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसके अलावा आइंस्टाइन की ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक और भी रिलेशन है इन्हीं क्वांटिटीज के, वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज सही ताल्लुक है। और वो ये है कि अगर एक पार्टिकल का रेस्ट मास m0 हो और मोमेंटम p हो और एनर्जी E हो, तो ये एक इक्वेशन है जो कि ये, क्योंकि रिलेटिविटी का कोर्स नहीं है तो मैं इसको 4-5 लाइनें भी नहीं लगा सकता, वरना रिलेटिविटी में सादा सी बात है कि जो मूविंग मास का फार्मूला है m = m0 डिवाइडेड बाई 1 - v² और c² अंडर रूट। अब उसको स्क्वायर करें और फिर 3-4 लाइनों 5 लाइनों की कैलकुलेशन है, आपको ये EV = mc² वगैरह भी इस्तेमाल करना होगा और आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अब इसे अगर फोटॉन के लिए इस्तेमाल करें तो m0 0 है, तो E = pc ये मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है तो राइट हैंड साइड भी कॉमन, HF = pc, और दोनों साइड को h से डिवाइड करें, ये बनेगा, इधर से बनेगा P, और इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इंटरचेंज भी मैंने नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ही है। अच्छा, P इधर है, C से डिवाइड किया, सॉरी H से नहीं किया, C से डिवाइड किया तो HF डिवाइडेड बाई C। फ्रीक्वेंसी ओवर स्पीड जो होती है ये इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होती है, तो ये वेव की सिंपल सी प्रॉपर्टी है। और इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनती है, याद रखिएगा, ये इस वक्त फोटॉन के लिए ड्राइव हो रही है, लेकिन डी ब्रॉगली ने इसे सुजेस्ट किया कि इसे किसी भी पार्टिकल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और स्पेसिफिकली उस वक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, इस वक्त मैं एक प्रोनाउंसिएशन की बात कर दूं, डी ब्रॉगली को फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन किया डिबॉय, लेकिन डिबॉय हमारे लिए बहुत ही अनफेमिलियर होगा, तो स्पेलिंग के मुताबिक मैं डी ब्रॉगली ही कह देता हूँ। तो अच्छा, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी, फोटॉन के लिए हर एक वैलिड है, तो अब ये जो ट्रैवल है ना, अब हम ये कहेंगे कि ये लाजमी नहीं है कि ये फोटॉन ट्रैवल कर रहा हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा हो। और बल अगर ट्रैवल कर रहा है तो चाहे इलेक्ट्रॉन है या फोटॉन है या वेव प्रॉपर्टीज होंगी, और अभी एक वेव प्रॉपर्टी फ्रिक्वेंसी थी, तो एक दूसरी वेव प्रॉपर्टी वेवलेंथ है, और इसका रेसिप्रोकल, और अब इसमें रेडियंस की लैंग्वेज में करें रेसिप्रोकल को, तो ये वेव नंबर होता है, ये यहाँ ये अपीयर होता है। और इन दो ये के जो है ना, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि के अपीयर होता है यहाँ। अच्छा, के का वेवलेंथ से जो ताल्लुक है वो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक वेव अपने आप को रिपीट करेगी जब एंगल जो है ना 2π रेडियन होगा, और जब एंगल 2π रेडियन होगा तो फिर ये जो लेंथ, एक इस लेंथ के बाद के एक्स होगा ना, के एक्स की वैल्यू जब एक पूरा एक रिपीट प्रोसेस रिपीट होगा तो के एक्स की वैल्यू के लैम्डा हो चुकी होगी और एंगल की वैल्यू 2π हो चुकी होगी। तो इन दोनों को आप इक्वेट करें तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। और आइंदा मैंने वेवलेंथ नहीं इस्तेमाल करना, मैंने हमेशा के इस्तेमाल करना है, और फ्रिक्वेंसी नहीं इस्तेमाल करनी, हमेशा ओमेगा इस्तेमाल करना है। अब इनको यहाँ से याद रखिएगा। अच्छा, अब बात इस पर इधर वापस आते हैं कि अगर अब के भी है, जो कि के का एक रोल जो है ना वो तो ट्रैवल के दौरान है, और ये याद रखिएगा दूसरा रोल वेव प्रॉपर्टीज का है जब ये डॉट्स बहुत ज़्यादा जो तो उनके पैटर्न का। तो अगर यहाँ एक ओमेगा पैटर्न से रिलेटेड है तो
के भी इस पैटर्न से रिलेटेड है। समरी वही है कि पैटर्न और ट्रेवल ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं वेव प्रॉपर्टीज़ पर, और हर डॉट की प्रॉपर्टी जो है क्वांटिटी जो ट्रांसफ़र होती हैं डॉट्स की वजह से वो पार्टिकल की वजह से। तो ये है वेव पार्टिकल डुअलिटी की फुल स्कीम। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन इसके मुताबिक करना होगी, लेकिन रोल बड़ा क्लियरली बता दिया गया है इसमें। अब ये ना कि कभी वेव कभी पार्टिकल इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब ये देखिए, पहला तो एक में डिस्कशन है कि इसमें नयापन क्या है, क्योंकि ये देखिए सारी इक्वेशंस तो फोटॉन के लिए आइंस्टाइन की थ्योरी से निकल रही हैं। अब लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि ये सिर्फ जीरो रेस्ट मास के लिए है, और अगर डी ब्रॉगली ने कहा कि ये नॉन जीरो के लिए है, तो ये आइंस्टाइन से क्लैश या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या ये कि जनरलाइजेशन थी कि डी ब्रॉगली ने कहा कि आइंस्टाइन ने जो डिस्कवर किया है वो एक स्पेशल केस के लिए किया है, और मैंने जो फार्मूला लिखा है वो एक जनरल केस के लिए है। अच्छा, आप कह सकते हैं लॉजिकली कि जनरल केस के लिए है, एक लॉजिकल एक जनरलाइजेशन हो सकती है। उसकी वजह यह कि इस फॉर्मूले में कहीं रेस्ट मास का जिक्र नहीं है। तो अगर कोई ये सुजेस्ट करे कि ये नॉन जीरो रेस्ट मास के लिए है, तो ये तो वाज़ेह है कि इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन क्या इसे जनरलाइज करना चाहिए? डी ब्रॉगली ने किया, और जो इसके आज हम इसको मानते हैं और क्वांटम मैथ्स की डेवलपमेंट में इसने जो हिस्सा लिया, उसमें दो चीज़ों का बड़ा एक रोल है। एक तो एक्सपेरिमेंट का, विच इज़ डेविडसन गर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविडसन गर्मर एक्सपेरिमेंट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन से बीम है, और ये याद रखिएगा ये एक्सपेरिमेंट पहले हुआ था 1923-27 में। ये जो अभी मैंने पिछला दिखाया ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये बहुत बाद में हुआ, ये 50 साल बाद में हुआ है। इसमें हर डॉट अलग-अलग देखा जा सकता था, लेकिन अब 50 साल हिस्ट्री में वापस जाएं तो इस वक्त हर डॉट अलग-अलग देखना अभी मुमकिन नहीं था। सारे डॉट्स इकट्ठे होकर एक करंट बनाते थे, लेकिन जो पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिस तरह का पैटर्न 50 साल बाद तो ये अलग डॉट भी दिखाई देते थे। 50 साल पहले डॉट तो नहीं थे, लेकिन ये कम ज़्यादा होना था, और जो कम ज़्यादा होना था वो ये देखा गया। और ये बिल्कुल उसी तरह का, जैसे मैं बार बार आपको रिपीट क्या करूं, लेकर जाऊं, ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे अभी हमने ये देखा है। तो ये बिल्कुल वेव पैटर्न है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं ये भी जब ट्रैवल करते हैं, उस वक्त वैसे इतना बड़ा फ़र्क लोगों ने शायद नहीं किया होगा, कब ट्रैवल करना कब स्ट्राइक करना, लेकिन आज हम कम से कम बता सकते हो डेविडसन गर्मर एक्सपेरिमेंट क्या बताता है। वो ये कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करता है और लार्ज नंबर, ये दो शर्तें पूरी हो, ये इनमें से एक शर्त पूरी हो जाए। ट्रैवल में तो खैर मैथमेटिक्स होता है, इसके इफेक्ट होते हैं जब ये स्ट्राइक करे लार्ज नंबर से। अब एक करंट होगा आम यानी ये किसी अपरेटस में, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और जो लार्ज नंबर होंगे तो पैटर्न होंगे, और ये याद रहेगा पैटर्न वेव का काम है। तो ये इत्तेफाक नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें वेव जिसे कहते हैं नेचर दिखाई, पैटर्न लार्ज नंबर के लिए होता ही वेव के मुताबिक है। तो ये देखा गया था। एक तो ये इलेक्ट्रॉन की वेव, और एक दूसरी जो एविडेंस है वो थ्योरेटिकल टाइप की है, और मेरा ख्याल है ये पहले होगी अब जो मैं डिस्क्राइब करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें तो खासा खर्चा आया होगा। तो इसकी मेरा ख्याल है इसको इस तजवीज़ की मंजूरी इस वजह से मिली होगी कि एक प्रीवियस एक्सपेरिमेंट जो कि हो चुका था उसकी एक्सप्लेनेशन इस आइडिया ने दी। शायद इसकी वजह से इस आइडिया को ये अहमियत मिली होगी, ये अंदाजे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, हिस्ट्री जो भी है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो कुछ है, ये क्वेश्चन जिसके जब डी ब्रॉगली ने कहा कि इसे जनरलाइज कर दें, तो इस जनरलाइजेशन से हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को समझने में बहुत मदद मिली, और ये इसकी बड़ी अहमियत है हिस्टोरिकली। और वो इस तरीके से ये अब डी ब्रॉगली का और बोहर का ताल्लुक समझने के लिए आप पहले तो अच्छा, इस साथ इसमें ना एक और भी एक बाई प्रोडक्ट है इस टॉपिक का कि क्वांटम मैकेनिक्स वैसे तो वेव पार्टिकल डुअलिटी और मैथमेटिक्स में जब ट्रैवल करे तो जब तक हमने डिटेक्ट नहीं किया वेव ही है, तो इस लिहाज से तो वेव मैकेनिक्स होना चाहिए। तो ये क्वांटम क्यों बन गई? पहली बात तो यह है कि ये हमेशा क्वांटम नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स का नाम जरूर पड़ गया क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन ये हमेशा क्वांटम नहीं है, लेकिन हमेशा वेव है। और बात यह कि कुछ ख़ास तरह की वेव होती हैं वो क्वांटम होती हैं, और वो होती हैं स्टैंडिंग वेव,
जो दूसरी वेव होती हैं, जो ट्रैवलिंग वेव होती हैं, वो क्वांटम नहीं होती। तो स्टैंडिंग वेव क्वांटम क्यों होती हैं? अभी अगर स्टैंडिंग वेव है और आप सिर्फ मैथमेटिकल कंडीशन करें कि जो हाइट यहाँ है वही हाइट यहाँ होगी, और जो स्लोप है अगर ये राइजिंग है तो यहाँ भी राइजिंग होगी, तो आप देख लें इस ज़ीरो, इसको कहें एल कह दें, इस लेंथ में ये ज़ीरो है और ये एल है, इसमें सिर्फ दो वेवलेंथ फिट हो सकती, सिर्फ एक वेवलेंथ फिट हुई है, या दो वेवलेंथ या तीन वेवलेंथ। अगर आप कम ज़्यादा वेवलेंथ करेंगे तो ये फिट नहीं होगी। इसका मतलब एल में या लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है, इन एन लैम्डा है, तो एल इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये फार्मूला याद रखें। और अब हम अगली चीज़ पर जाते हैं कि अब हमने इस स्ट्रिंग को नहीं समझना, रस्सी को नहीं समझना, इलेक्ट्रॉन को समझना है। अब इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते, वहाँ हम कह नहीं सकते कि रस्सी है, क्या है, किस मटेरियल से है, किस तरह का सर्कल है, क्या है, कुछ नहीं। और आज उस वक्त भी देखा जा सकता था, आज भी नहीं देखा जा सकता था। तो अब ये देखें फिजिसिस्ट कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, जिनको 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 माइक्रोस्कोप से आप देख ही नहीं सकते, जिनका हम जो इर्द गिर्द जो देखते हैं उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मॉडल नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। लेकिन क्या चलता है, किस वजह से हम एटम द्वारा को देखते हैं, या एटम से छोटी चीज़ें, और वो है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में यह चलिए याद कर लें कि एक सर्कल है, सर्कल की जैसा भी है, हमें जानने की जरूरत नहीं है कि सर्कल क्या है, किस तरह का है, किस मटेरियल से बना है, क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या वेव है, कुछ नहीं। जो भी है, एक सर्कल को मुकम्मल कर दे तो हर चीज़ वहीं वापस आ जाती है। यहाँ जो मैंने कहा था ना कि ये हाइट वो भी और स्लोप भी, और सर्कल के मामले में बाय डेफिनेशन मैथमेटिकली ही हर चीज़ वापस आ जाती है, आपको एक्चुअल किसी मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है जिस लेंथ पर सबको वापस आ जाती है वो सरकमफेरेंस है। तो एल को 2πr से रिप्लेस करें, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव के लिए सर्कल की प्रॉपर्टी से। अब अगर इसको कंबाइन करें डी ब्रोगली रिलेशन से, तो इस लैम्डा की जगह यहाँ से जो फार्मूला लेगा इसको पुट कर दें, तो ज़रा से रिएरेंज करें सर अलजबराए, ये बन जाता है पी आर। और बोहर के फार्मूले में एंगुलर मोमेंटम था, तो ये एंगुलर मोमेंटम पी आर एंगुलर मोमेंटम ही होता है अगर एक सर्कल मूव करें। और अगर सर्कल की प्रॉपर्टी है तो एल होता है आर क्रॉस पी, पी आर साइन थीटा। अब ये इनके म्यूचुअल एंगल जो है ना आर और वी मोमेंटम का, वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री पी आर, ये जो पी आर था एल हो गया, इसको आपने एल लिखा, तो ये एल इज इक्वल टू एन एच ओवर 2π। ये बोहर की क्वांटाइजेशन है। तो बोहर मॉडल का जो एक मेन चीज़ थी वो डी ब्रोगली से एक जनरल थ्योरी का पार्ट बन गई, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए कोई अलग सी केस नहीं रहा। अच्छा, अब ख़त्म करने से पहले बता दूं कि अब ये तो थी 1924 में और इस बोहर मॉडल 1913 में था, ठीक है। अब क्या मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स भी यही है? तो जवाब ये है कि नहीं। डी ब्रोगली रिलेशनशिप अपनी एग्जैक्ट फॉर्म में, चाहे आप इसे कहें कि इलेक्ट्रॉन वेव होता है, अगर कहीं एक वेव होता है तो नहीं, एक वेव नहीं है, इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट है, उसमें बहुत सारी वेव होती हैं। और अगर कहें इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, तो एक वेव तो है ही नहीं, वेव पैकेट में बहुत सारी वेव हैं। तो एक तो ये फ़र्क है क्वांटम मैकेनिक्स में और डी ब्रोगली की 1924 में। क्वांटम मैकेनिक्स बाद में आई थी, 1-2 साल बाद। तो ये अब ये क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक डी ब्रोगली को इस्तेमाल इस तरीके से करना होगा कि जो के है ना ये वेरिएबल है। डी ब्रोगली के मुताबिक एक नंबर है, पर्सन डी ब्रोगली के मुताबिक, क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक एक ये वेरिएबल है, और मोमेंटम भी एक वेरिएबल है, और ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेटेड है। अच्छा, एक और दूसरा काम याद रखिएगा कोर्स में आइंदा कि एच ओवर लैम्डा में 2π से डिवाइड करें, 2π से मल्टीप्लाई करें, एच ओवर 2π को एच कट कह दें, एच बार कह दें, और 2π ओवर लैम्डा को के कह दें, तो पी इक्वल टू एच बार के। इस हालत में डी ब्रोगली की इक्वेशन आइंदा कोर्स में इस्तेमाल होगी, एच ओवर लैम्डा की हालत में नहीं। अच्छा, अब एक बात है कि अगर एक पार्ट, अब कंक्लूजन में यह है कि कंक्लूजन में यह है कि हमने एक वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में जितना कह दिया था वो कह दिया, और अब क्लेम यह है कि इसमें सब कुछ बड़ी क्लियरली क्वांटिटेटिवली वर्किंग के तौर पर वेव पार्टिकल डुअलिटी डिस्क्राइब हो गई है। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कभी ये कभी वो, बड़ी क्लियरली बता दी गई है आपको के। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ और वेव प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है, पहले आइंस्टाइन ने क्या कहा था, डी ब्रोगली ने किस तरह जनरलाइज किया, ये बता दिया गया, और उसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बता दी गई, और उसके अलावा बोहर मॉडल के समझने में जो उसने मदद की वो बता दिया गया। और आखिरी जो चीज़ है जो कि आइंदा के लिए है कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक वेवलेंथ नहीं है,
कई वेवलेंथ हैं और कई वेवलेंथ है तो कई मोमेंटा हैं। इसका मतलब है एक्चुअल जब मेजरमेंट करेंगे तो उनमें से कोई सा मोमेंटम भी अपीयर हो सकता है। इसका मतलब कौन सा अपीयर होगा इसके मामले में एक अनसर्टिनिटी है, जिसका बड़ा मशहूर नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है ये कब बताया जाता है।